निवेश की दुनिया, रोज नई खबरें, टिप्स, कभी बाजार ऊपर कभी नीचे। इसमें मतलब रास्ता खोजना जंगल में भटकने जैसा लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन तो होता ही है। लेकिन क्या हो अगर कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हो जो इस सारे शोर शराबे से ऊपर उठकर हमें एक साफ नजरिया दें। आज हम ठीक इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये फटाफट अमीर बनने का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि सोच समझकर अपने पैसे को बढ़ाने की एक ठोस, समय की कसौटी पर खरी उतरी रणनीति है। सही कहा। ये वो नजरिया है जिसने दुनिया के कुछ सबसे सफल निवेशकों को रास्ता दिखाया है। हाँ। हम उन विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, बल्कि सही मानसिकता, अनुशासन और हाँ, खुद को समझने के बारे में है। अच्छा। आज का मकसद इन शक्तिशाली सिद्धांतों को खोलना है, देखना है कि ये क्यों मायने रखते हैं और कैसे कोई भी इन्हें अपनी निवेश यात्रा में इस्तेमाल कर सकता है। ये तो जैसे नींव के पत्थर हैं, जिन पर एक मजबूत निवेश का ढांचा खड़ा होता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो अक्सर लोगों को उलझाता है। एक निवेशक और एक सट्टेबाज, इनमें आखिर फर्क क्या है? सुनने में लगता है दोनों ही शेयर खरीद बेच रहे हैं, पर सोच में जमीन आसमान का अंतर बताया जाता है। हाँ, और ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। देखिए, एक सच्चा निवेशक जब किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, तो वो खुद को उस बिजनेस का हिस्सेदार मानता है। हिस्सेदार, मालिक की तरह। बिल्कुल। उसका फोकस कंपनी के असल प्रदर्शन, उसकी बुनियादी कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू और लंबे समय में उससे होने वाले मुनाफे पर होता है। वो ये सवाल पूछता है, क्या मैं इस बिजनेस को इसी कीमत पर खरीदने को तैयार होता अगर इसका कोई स्टॉक मार्केट होता ही नहीं? अच्छा, यानी वो सिर्फ कीमत के टैग को नहीं, बल्कि टैग के पीछे की पूरी दुकान को देख रहा है। सटीक कहा। वहीं दूसरी तरफ सट्टेबाज, उसका ध्यान मुख्य रूप से शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव पर होता है। अच्छा। वो कोशिश करता है कि कीमत की चाल का अंदाजा लगाकर जल्दी से मुनाफा कमा ले। हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म गेन। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत पूरी तरह से निवेशक के नजरिए पर केंद्रित है। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, शेयर बाजार कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घिसा और अमीर बन गए। लेकिन कोशिश तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, और देखिए, अगर कोई तेज पैसा बनाने के खेल में उतरना ही चाहता है, तो उसे अपनी कुल पूंजी का एक बहुत छोटा अलग हिस्सा रखना चाहिए, जिसे वो खेलने का पैसा मान सके। अच्छा, मतलब रिस्क कैपिटल। हाँ, और सबसे जरूरी बात, अगर शुरू में किस्मत साथ दे भी जाए, तो उस पैसे में और पैसा नहीं झोंकना चाहिए। ये मानना कि शुरुआती सफलता आपकी काबिलियत है, ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। ये दिलचस्प है कि कैसे मतलब सोच ही सब कुछ बदल देती है। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो काफी सुनने में आता है, कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि वो खुद है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, हम तो बाहरी खतरों से डरते हैं। ये बात 100% सही है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक भी। निवेशक की अपनी भावनाएं, डर, लालच, अधीरता, बेसब्र होना, हाँ। यही वो अंदरूनी दुश्मन है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते। कैसे? मतलब उदाहरण के तौर पर? देखिए, जब बाजार गिरता है तो डर हमें गलत समय पर बेचने पर मजबूर कर सकता है। हम सोचते, अरे और गिरेगा, बेच दो। हाँ, पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और जब बाजार चढ़ता है तो लालच, वो हमें बिना सोचे समझे महंगी कीमतों पर खरीदने को उकसा सकता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि सब कमा रहे हैं, मैं पीछे ना रह जाऊं। एग्जैक्टली। दूसरों की देखा देखी यानी झुंड मानसिकता में बह जाना तो बहुत ही आम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि फाइनेंस में पीएचडी होने से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है? बिल्कुल। निवेश में सफलता के लिए दिमागी ताकत मतलब ब्रेन पावर से ज्यादा भावनात्मक स्थिरता और सही स्वभाव चाहिए। स्वभाव मतलब टेम्परामेंट। हाँ, टेम्परामेंट, शांति, धैर्य, अनुशासन और खुद अपनी गलतियों को मानने की क्षमता, ये गुण ज्यादा मायने रखते हैं। हमने बहुत से साधारण लोगों को देखा है जिनके पास फाइनेंस का गहरा ज्ञान नहीं था, लेकिन सही स्वभाव के कारण उन्होंने अच्छा पैसा बनाया और उसे संभाला भी। अच्छा। वहीं बहुत ज्ञानी लोग भी गलत स्वभाव के कारण अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं। वहीं वो मिस्टर मार्केट वाली कहानी बहुत सटीक बैठती है ना? अरे हाँ, वो काल्पनिक बिजनेस पार्टनर जो रोज हमारे दरवाजे पे आता है। हाँ, मिस्टर मार्केट एक शानदार रूपक है। सोचिए, आपका एक पार्टनर है जो रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी खरीदने या आपकी हिस्सेदारी बेचने का एक दाम बताता है। कभी वो बेहद उत्साहित होता है, भविष्य को लेकर आसमान छूने वाले सपने देखता है और बहुत ऊंची कीमत मांगता है।
कभी वो हद से ज्यादा निराश और डरा हुआ होता है और अपनी हिस्सेदारी कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। और वो रोज अपना मूड बदलता रहता है ना? बिल्कुल, वो बाजार के मूड का प्रतीक है। कभी पागलपन की हद तक आशावादी, कभी गहरी निराशा में डूबा हुआ। जैसे मार्च 2000 में मिस्टर मार्केट इंकटोमी नाम की एक घाटे में चल रही टेक कंपनी के लिए दीवाना था। उसे $261 प्रति शेयर की कीमत दे रहा था। बाप रे, $231। हाँ, लेकिन दिसंबर 2002 आते आते उसी मिस्टर मार्केट का दिल टूट चुका था और वो वही शेयर $1.65 में बेचने को तैयार खड़ा था। सिर्फ $1.65। इतना बड़ा फर्क? हाँ, तो ऐसे में एक समझदार निवेशक क्या करे? उसके मूड के साथ झूले? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं बनने देता। अच्छा। वो मिस्टर मार्केट के रोज के मूड स्विंग से परेशान नहीं होता, बल्कि वो मिस्टर मार्केट की इस अस्थिरता का फायदा उठा सकता है। फायदा कैसे? जब मिस्टर मार्केट डरकर बहुत सस्ते दाम दे रहा हो, जैसे इंकटोमी के मामले में बाद में हुआ, तो वो खरीदने पर विचार कर सकता है। जब मिस्टर मार्केट उत्साह में बहुत महंगे दाम लगा रहा हो, तो वो बेचने के बारे में सोच सकता है। लेकिन वो मिस्टर मार्केट के डर या लालच को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल होगा, खासकर जब अपना पैसा दांव पे लगाओ। यकीनन, यहीं पर अनुशासन और स्वभाव काम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सच्चा निवेशक अपनी होल्डिंग्स बेचने के लिए शायद ही कभी मजबूर होता है। अच्छा। हाँ, इसलिए उसके पास ये आज़ादी है कि वो जब चाहे बाजार की मौजूदा कीमतों को नज़रअंदाज कर दे। उसे मिस्टर मार्केट की पेशकश पर तभी ध्यान देने की ज़रूरत है जब वो उसके अपने विश्लेषण और ज़रूरतों के हिसाब से फ़ायदेमंद लगे। सही है। जो निवेशक बाजार के शोर से खुद को विचलित होने देता है, वो असल में अपने सबसे बड़े फायदे, मतलब बाजार की अस्थिरता से लाभ उठाने के मौके को अपने सबसे बड़े नुकसान में बदल लेता है। ये सचमुच गहरी सोच है। बाजार की अस्थिरता को समस्या नहीं, बल्कि अवसर समझना। चलिए, अब उस सिद्धांत पर आते हैं जिसे निवेश की दुनिया का शायद सबसे अहम मंत्र माना जाता है, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझे? इसका सार बहुत सीधा है। किसी चीज को उसकी वास्तविक कीमत यानी उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम दाम पर खरीदना। ओके। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का गहराई से विश्लेषण किया और आपको लगता है कि उसके एक शेयर की वाजिब कीमत ₹100 होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन बाजार में मिस्टर मार्केट किसी वजह से घबराया हुआ है और वही शेयर आपको 60 या 70 रुपए में मिल रहा है। ये जो 30-40 रुपए का अंतर है कीमत और मूल्य के बीच, यही आपका सुरक्षा का मार्जिन है। एक तरह का डिस्काउंट जैसा हुआ। डिस्काउंट से बढ़कर ये एक सुरक्षा कवच है। एक नियम ये भी कहता है कि असली सौदा तभी बनता है जब आपका अनुमानित मूल्य चुकाई गई कीमत से कम 50% ज्यादा हो। 50%? लेकिन हमें इस कवच की जरूरत क्यों है? क्या हम अपने विश्लेषण पर भरोसा नहीं कर सकते कि हमने ₹100 का मूल्य सही निकाला है? भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। हाँ, ये तो है। हमारा विश्लेषण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। हो सकता है हमने कंपनी की कमाई का अनुमान ज्यादा लगा लिया हो, या इंडस्ट्री में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ जाए, या पूरी अर्थव्यवस्था ही मंदी की चपेट में आ जाए। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। सुरक्षा का मार्जिन इन्हीं अनिश्चितताओं, हमारी अपनी गलतियों या बस बुरी किस्मत के झटकों को सहने की क्षमता देता है। ये सिर्फ बेहतर अनुमान लगाने से ज्यादा भरोसेमंद है। यानी ये हमें गलत होने की गुंजाइश देता है, बिना तबाह हुए। बिल्कुल। और ये सिद्धांत खास तौर पर तब बहुत काम आता है जब हम उन कंपनियों में निवेश कर रहे हों जिनकी भविष्य की कमाई का अनुमान लगाना मुश्किल हो, लेकिन उनकी मौजूदा कीमत बहुत आकर्षक हो। अच्छा। इन्हें बार्गेन इश्यूज कहा जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है ऐसी कंपनी के शेयर खरीदना जो अपनी नेट वर्किंग कैपिटल, वो क्या होता है? मतलब कंपनी की आसानी से उपलब्ध संपत्ति, जैसे कैश, देनदारों से मिलने वाला पैसा, इन्वेंट्री, इसमें से उसकी छोटी अवधि की देनदारियां घटा दें। ओके। तो अगर कोई कंपनी अपनी नेट वर्किंग कैपिटल से भी कम कीमत पर मिल रहे हो, तो आप एक तरह से कंपनी के प्लांट, मशीनरी और ब्रांड वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं चुका रहे होते। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है।
ऐसे मौके ढूंढना तो मुश्किल होता होगा। हाँ, ये मौके हमेशा आसानी से नहीं मिलते, खासकर तेजी के बाजार में। लेकिन जब मिलते हैं तो उनमें सुरक्षा का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और जोखिम काफी कम। ये धैर्य और खोज का काम है। समझ गया। तो निवेशक बनना, भावनाओं पर काबू रखना और सुरक्षा का मार्जिन रखना, ये तो हुए मजबूत स्तंभ। हाँ। अब कुछ उन आम गड्ढों की बात करते हैं जिनमें अक्सर निवेशक गिर जाते हैं। पहला जिक्र आता है ग्रोथ स्टॉक्स के मोह का। ये सोचना है कि जो कंपनी तेजी से बढ़ रही है उसका स्टॉक तो लेना ही चाहिए। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है और तार्किक भी लगती है, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या पेंच? अगर किसी कंपनी की ग्रोथ की संभावनाएं बिल्कुल साफ दिख रही हैं, तो ये बात बाजार में और लोगों को भी पता होगी। सही है। और नतीजा, उस स्टॉक की कीमत पहले ही उन उम्मीदों को दर्शाते हुए आसमान छू रही होगी। स्पष्ट विकास की संभावनाएं निवेशकों के लिए स्पष्ट मुनाफे में तब्दील नहीं होती, क्योंकि बाजार बहुत होशियार है और वो भविष्य की अच्छी खबरों को पहले ही कीमत में शामिल कर लेता है। मतलब वो अच्छी खबर प्राइस चिन्ह हो जाती है? बिल्कुल। भविष्य का सटीक अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। इसका कोई ताजा उदाहरण दिमाग में आता है? मतलब ऐसा कब हुआ है? अरे 1990 के दशक के अंत का टेक बबल सोचिए, .com बबल। हाँ, सुना है। हर तरफ इंटरनेट स्टॉक्स का शोर था। मॉन्यूमेंट इंटरनेट फंड, विलार, क्रेमर जैसे विशेषज्ञ बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे थे। लोगों ने आंख मूंदकर पैसा लगाया। और फिर? अंजाम क्या हुआ? मॉन्यूमेंट इंटरनेट फंड में लगाया गया $10,000 साल 2002 तक सिर्फ $2,000 रह गया। सिर्फ 2000? हाँ। विला के फंड में $10,000 का निवेश 1,195 बचा। क्रेमर के पसंदीदा स्टॉक्स 94% तक गिर गए। बाप रे, 94%? ये दिखाता है कि स्पष्ट ग्रोथ के पीछे भागना कितना खतरनाक हो सकता है अगर कीमत सही ना हो, सुरक्षा का मार्जिन ना हो। ये आंकड़े तो वाकई डराते हैं। दूसरी बड़ी गलती बताई जाती है मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। ओहो, हाँ। यानी ये अंदाजा लगाना कि बाजार कब ऊपर जाएगा ताकि खरीद लें और कब नीचे गिरेगा ताकि बेच दें। ये ख्याल ही बड़ा लुभावना है, लेकिन हकीकत में लगभग असंभव है। असंभव? लगभग। बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बाजार विशेषज्ञ भी इसमें मात खा जाते हैं। देखिए, 1973 में एलन ग्रीनस्पैन, जो बाद में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बने, उन्होंने कहा था कि स्टॉक खरीदने का शायद ही इससे बेहतर समय मिलेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? 1973 और 1974 शेयर बाजार के लिए महामंदी के बाद के सबसे बुरे साल साबित हुए। ओ, मतलब बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल। लगातार सही टाइमिंग करना किसी के बस की बात नहीं है। तो जो लोग दावा करते हैं कि वो कर सकते हैं, वो या तो बहुत भाग्यशाली होते हैं या फिर सच नहीं बोल रहे होते। समझदार निवेशक अपना समय और ऊर्जा इस व्यर्थ की कोशिश में बर्बाद नहीं करता। ठीक है। और नई नवेली कंपनियों के आईपीओस, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के बारे में क्या? पहली बार बाजार में आ रहे शेयर खरीदना, ये तो बड़े आकर्षक लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। आईपीओज अक्सर तब लाए जाते हैं जब बाजार में तेजी का माहौल होता है, जब सट्टेबाजी चरम पर होती है। अच्छा, मतलब माहौल देखकर लाते हैं। हाँ, इन्हें बेचने वाले ब्रोकर्स को मोटा कमीशन मिलता है, इसलिए इनका प्रचार भी जोर शोर से होता है। लेकिन इनमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। कई बार जानबूझकर इन्हें थोड़ी कम कीमत पर लाया जाता है ताकि लिस्टिंग वाले दिन कीमत चढ़े, सुर्खियां बने और आगे और आईपीओज लाने का माहौल तैयार हो। मार्केटिंग गिमिक जैसा? कुछ वैसा ही। लेकिन लंबी अवधि में ज्यादातर आईपीओज निवेशकों को नुकसान ही देते हैं। क्या इसका अभी कोई उदाहरण है? AA एंटरप्राइजेस का किस्सा देखिए। 1968 में शेयर $14 पर बेचा गया। लिस्ट होते ही $28 पर पहुंच गया। डबल? हाँ, खूब वाहवाही हुई। लेकिन 1971 आते आते कीमत लुढ़क कर 25 सेंट रह गई थी और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। ओह, $28 से 25 सेंट? हाँ, ये दिखाता है कि आईपीओ का बुखार कितना खतरनाक हो सकता है। बुद्धिमान निवेशक आमतौर पर इनसे दूरी बनाए रखता है, खासकर जब बाजार गर्म हो। ठीक है। और आखिर में कुछ मैकेनिकल फॉर्मूला या शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति, जैसे कुछ खास नियमों के आधार पर स्टॉक चुन लिए और सोचा कि बस अब मुनाफा पक्का। हाँ, ये भी एक जाल है। समय समय पर ऐसे कई फॉर्मूले लोकप्रिय होते हैं। जैसे एक जमाने में फूलिश 4 नाम का फॉर्मूला चला था। फूलिश 4? हाँ, दावा किया गया कि ये बाजार को बड़े अंतर से मात दे सकता है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है
कि ये या तो महज आंकड़ों का संयोग होते हैं, मतलब तुक्का। हाँ, लक Yes. या स्टैटिस्टिकल फ्लूक, या अगर उनमें कोई तर्क था भी तो जैसे ही वो लोकप्रिय होते हैं उनका असर खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि लोकप्रिय होते ही फॉर्मूला काम करना बंद कर देता है? क्योंकि बाजार अनुकूलन करता है, एडेप्ट करता है। अच्छा। अगर कोई फॉर्मूला वाकई काम करता है और सबको पता चल जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करने लगेंगे। इससे उन शेयरों की कीमतें बढ़ जाएंगी जिन्हें फॉर्मूला खरीदने को कह रहा है, और वो अक्सर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही समाप्त हो जाएगा। सही बात है। और अगर फॉर्मूला शुरू से ही अतार्किक था, जैसे फूलिश 4 में डिविडेंड यील्ड को स्टॉक प्राइस के स्क्वायर रूट से भाग देना, जिसका कोई आर्थिक मतलब नहीं बनता, तो उसका चलना महज संयोग था। सफलता कंपनी के वास्तविक बिजनेस प्रदर्शन से आती है, किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं। वॉल स्ट्रीट पर एक चीज का बेयर मार्केट कभी नहीं आता, और वो है बेवकूफी भरे आइडियाज। वाह, क्या बात कही। ये तो काफी कुछ साफ हुआ। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें, वो मुख्य बातें क्या हैं जो एक सीखने वाले निवेशक को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? पहली और सबसे बुनियादी बात, निवेशक बने, सट्टेबाज नहीं। ठीक है। सोचें कि आप बिजनेस खरीद रहे हैं, ना कि सिर्फ एक स्टॉक टिकट। ठीक है। कीमत और मूल्य के बीच का फर्क हमेशा याद रखें। ओके। दूसरा अहम सबक, अपनी भावनाओं को अपना गुरु न बनने दें। मिस्टर मार्केट के रोज के नाटक को नजरअंदाज करना सीखें, बल्कि अवसरों की तलाश करें, और जब चढ़ें तो जरूरत से ज्यादा उत्साहित या लालची न हो। धैर्य और अनुशासन ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं। सही है। तीसरा केंद्रीय सिद्धांत, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन लेकर चलें। किसी भी निवेश को उसकी वाजिब कीमत से काफी कम दाम पर ही खरीदें। ये आपकी गलतियों और बुरी किस्मत के लिए बीमा पॉलिसी की तरह काम करेगा। बीमा पॉलिसी, अच्छा। चौथा बिंदु, बड़े नुकसान से बचना बड़ा मुनाफा कमाने जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। नुकसान से बचना। हाँ, एक बड़ा झटका आपको खेल से बाहर कर सकता है। याद रखें, 95% नुकसान के बाद आपको सिर्फ बराबरी पर आने के लिए 1900% का रिटर्न चाहिए होगा। 1900%? हाँ, ये गणित ही हमें सावधान रहने को कहता है। ठीक है। और पांचवा, भविष्यवाणियों और शॉर्टकट के पीछे न भागें। कोई नहीं जानता कि कल बाजार किधर जाएगा। अपना ध्यान कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी कमाई, उसकी संपत्ति, उसकी देनदारियां और उसके प्रबंधन की गुणवत्ता पर केंद्रित रखें। फंडामेंटल्स, ओके। और आखिर में कोई और सलाह? हाँ, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन को न भूलें। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग-अलग जगह निवेश करना। बिल्कुल, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना समझदारी नहीं है। अपने निवेश को अलग-अलग तरह की कंपनियों और शायद अलग-अलग एसेट क्लास में बांटना जोखिम को कम करने का एक और तरीका है। ये भी एक तरह से सुरक्षा ही प्रदान करता है। कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 अलग-अलग स्टॉक में निवेश करना एक संतुलित दृष्टिकोण हो सकता है। 10 से 30, ठीक है। ये तो निवेश के सफर के लिए एक मजबूत रोडमैप जैसा है। आज हमने उन सिद्धांतों पर बात की जो दशकों से प्रासंगिक हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और शायद एक अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाते हैं। निवेश में असली जोखिम क्या है? बाजार का रोज का उतार चढ़ाव, या उस उतार चढ़ाव पर हमारी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया? ये गहरा सवाल है। अगर ये सच है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हम खुद होते हैं, तो इस अंदरूनी दुश्मन पर विजय कैसे पाई जाए? वो कौन सी आदतें, कौन सी मानसिकता है जो हमें शांत रह के समझदारी से बाजार के हर मौसम का सामना करने और टिके रहने में मदद कर सकती है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही निवेश में स्थायी सफलता की असली कुंजी है।